लोकसभा चुनाव में आपने कद्दावर नेता को हराया है, कवासी लखमा। कितनी बड़ी चुनौती थी आपके लिए? कांग्रेस जैसी 138 साल पुरानी 60 साल शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी को हरा सकती है तो कवासी लखमा कौन होते हैं? अब आप सांसद हैं, कैसा बस्तर बनाना चाहते हैं आप? कांग्रेस जैसा पार्टी के 60 साल के शासनकाल में उनको भी बेच डाला जापान के साथ। जी सर, आदिवासी बहुल क्षेत्र है सर, वर्तमान में आदिवासियों की स्थिति कैसी है आपके क्षेत्र में? लेकिन कुछ लोगों के आने के बाद, जैसे जल जंगल ज़मीन का नारा देके जिन लोगों ने बंदूक पकड़ाया, उनके चलते आज वहाँ के लोगों को संकट का स्थिति बना हुआ है। बस्तर को नक्सलियों का गढ़ समझा गया है, वर्तमान में उनके प्रभाव में कितनी गिरावट आई है? देखिए, यहाँ के कोई भी व्यक्ति मतलब उनके विचारों से सहमत नहीं है, ना उनके साथ जाना चाहता है। नक्सली मानसिकता के लोगों को क्या हमारे माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हैं आप? हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज़ों से, मुग़लों से हमारे जल जंगल ज़मीन को बचा के रखा, उनकी आवश्यकता नहीं है। वास्तव में उनका वो अगर बस्तर हित में चाहते हैं, बस्तर के लोगों का विकास चाहते हैं, बस्तर के लोगों का हित चाहते हैं, तो मुख्य धारा में आ जाइए। झीरम घाटी हत्याकांड हर साल चुनावी मुद्दे में रहती है, पूरे प्रदेश की नज़र आपके ऊपर है। क्या ये जांच है वो निष्पक्ष होने वाली है आने वाले दिनों में? जो कवासी लखमा 7 बार का एमएलए उसी क्षेत्र से चुनाव जीतता आ रहा है और वो मंत्री भी रहा है, उनका 5 साल का शासन भी रहा है। जब झीरम कांड हुआ उसी घटना में वो कवासी लखमा जैसा व्यक्ति भी सम्मिलित रहता है और इतने नेताओं का शहादत होता है, वहाँ से चाबी आन किया हुआ मोटरसाइकिल उनको मिल जाता है। आदिवासी अंचल में नक्सल के आस की, चुनाव से पहले जनता के विश्वास की। साथियों, लेकिन बात होगी सबसे पहले बस्तर के विकास की। नमस्कार, मेरा नाम है भास मधुकर और आप देखना शुरू कर चुके हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अलग अलग लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों में जाते हैं, नेता, मंत्री, विधायक और सांसदों से आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनके जीवन के बारे में बताते हैं और कुछ ऐसे सवाल करते हैं जिसका सीधा सरोकार है आपसे। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं बस्तर लोकसभा क्षेत्र के सांसद महेश कश्यप जी। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, हमारे कार्यक्रम की पहली कड़ी है शिक्षा दीक्षा राजनीतिक सफ़र के बारे में बताइए, फिर अपन बात आगे सवाल करेंगे। जी, मेरा जन्म एक छोटा सा गांव कलचा कुमरावंड में हुआ। सामान्य किसान परिवार का मैं बेटा हूं और घरेलू परिस्थिति के कारण और मेरे गांव में स्कूल नहीं था। मेरे खुद के घर में एक अहाता होता था जिसको हम बहुती बोलते हैं, वहीं स्कूल लगता था, वहीं मेरा शिक्षा प्रारंभ हुआ और मुश्किल से 5वीं पढ़ पाया उस स्कूल में। उसके बाद जब हाई स्कूल के लिए मिडिल स्कूल मेरे को माड़पाल जाना हुआ, लेकिन फिर से घरेलू परिस्थिति के कारण फिर स्कूल छोड़ना पड़ा। फिर दोबारा तुरेनार में स्कूल मिडिल में एडमिशन लिया और आगे चल के 10वीं तक ही पढ़ पाया, क्योंकि मैं घर का बड़ा बेटा भी था। हमारे घरेलू परिस्थिति भी ठीक नहीं था, खेती किसानी करना मेरे कंधे में आ गया और हम लोग एकदम सामान्य परिवार के हैं, लेकिन निरंतर पिताजी के साथ और भाई लोग के साथ खेतीबाड़ी करते रहे और घर का जवाबदारी था। उसी बीच में जब मैं सामाजिक क्षेत्र से संगठनों से मेरा संपर्क हुआ और मैं सामाजिक क्षेत्र में संगठन के द्वारा मैं कबड्डी के खिलाड़ी रहा। कबड्डी खेल स्टूडेंट लाइफ में भी राज्य स्तरीय नेशनल खेलने का मौका मिला। ग्रामीण स्तर में भी कबड्डी प्रतियोगिता होता था तो मैं जाके कबड्डी खेलता था दूसरे गांव से। तो वहीं से मेरे को सामाजिक संगठन को लोग को उन्होंने मुझे पकड़ा और मुझे सीधा एक सामाजिक संगठन का दायित्व दिया गया जिले का। और मैं देश दुनिया समाज के बारे में नहीं जानता था, लेकिन फिर उसके बाद निरंतर सामाजिक क्षेत्र में काम करता रहा और लगभग 27-28 वर्ष सामाजिक क्षेत्र में काम करता रहा और काम करते हुए विभिन्न दायित्वों में सामाजिक संगठन क्षेत्र में बहुत अलग अलग दायित्वों में काम करते हुए लगभग 27-28 साल काम करता रहा। फिर 2021 में विधिवत भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया और भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जनजाति मोर्चा का जिला अध्यक्ष का दायित्व मुझे जवाबदारी दिया गया और उस दायित्व को निर्वहन करते हुए लगातार मैं पार्टी राजनीतिक क्षेत्र में काम करता रहा
और 2024 का लोकसभा चुनाव में मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ, जैसे विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी से लोकसभा टिकट ही दिया गया। और बस्तर के सभी मतदाताओं ने, बस्तर के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं के समर्पण के कारण, सहयोग के कारण आज विश्व के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की तरफ से लोकसभा, भारत के लोकतंत्र का मंदिर, संसद में सांसद बना के मुझे भेज दिया। ये मेरा एक प्रकार से सफ़र रहा है। सर, आप भाजपा ही की चुने, आपके पास तो बाकी भी पार्टियां थी। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी, जब से मैं राजनीति को समझने लगा, देश को समझने लगा, राष्ट्र की समझने लगा, एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जो राष्ट्र हित की बात करता है, राष्ट्रीय उत्थान की बात करता है, अंत्योदय की बात करता है, अंतिम व्यक्ति का विकास का कल्पना रखने वाला कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी के बारे में मुझे जब जानकारी मिला, 138 साल लगभग कांग्रेस पार्टी का उम्र हो चुका है अभी वर्तमान में। उन्होंने 60 साल शासन किया, लेकिन जिस प्रकार से हमारे देश के लोगों को, चाहे यहाँ का किसान हो, मजदूर हो या ST SC वर्ग के लोगों के साथ जो अन्याय, एक प्रकार से जो न्याय होना चाहिए था, जो उनको वास्तव में उनका विकास होना चाहिए था, नहीं हुआ। मैं जिस बस्तर में रहता हूँ, हमारा बस्तर के लोग, बस्तर जब मध्य प्रदेश शासन हुआ करता था तब तक मुझे ये सुनने को मिलता था कि मध्य प्रदेश से कोई अधिकारी कर्मचारी को यहाँ ट्रांसफ़र करके बस्तर या क्षेत्र में भेजा जाता था। वो अधिकारी कर्मचारी बोलता था कि बस्तर नहीं जाना है, काला पानी की सज़ा की तरह है, ऐसा भी सुनने को मिलता था। लेकिन 2000 में जो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण होने के बाद 2003 में जो आम चुनाव हुआ, जिसमें डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री बने, उसके बाद कहीं ना कहीं बस्तर का तस्वीर बदला, बस छत्तीसगढ़ का तस्वीर बदला। आज रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी मूलभूत सुविधा देखते हैं, ये 15 साल का सरकार का देना है। इसीलिए वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी दिखता है कि जो देश हित में, राष्ट्र हित में और समाज के और अंतिम व्यक्ति का उत्थान की बात करता है, गांव, गरीब, किसान का बात करता है, तो भारतीय जनता पार्टी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हमने शुरू से, हम ऊपर वाले ने ऐसा प्रेरणा दिया कि भारतीय जनता पार्टी से हमारा, जब से मैं मतदान का अधिकार मिला मुझे, तब से मैं भारतीय जनता पार्टी का मतदान करता रहा। मैं राजनीतिक पार्टी में नहीं रहा, सामाजिक क्षेत्र में रहा, तब भी मैं भारतीय जनता पार्टी को मतदान करता रहा। 1996 से आप जहाँ तक जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, आज सांसद हैं, उस दौर के राजनीति में और आज के राजनीति में कितना अंतर देखते हैं आप? नहीं, मैं 1996 में मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम नहीं किया, जनप्रतिनिधि के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया। और उस समय क्योंकि जो बस्तर था, खासकर जो जिस बस्तर है, यहाँ एक भी हम कोई भी गांव में आप देखेंगे, बस्तर का कोई भी गांव में एक भी डामर सड़क देखने को नहीं मिलता था। किसी भी गांव में स्कूल का अच्छा से बिल्डिंग नहीं था, रोड नहीं था, सड़क नहीं था, बिजली नहीं था, पानी, बहुत सारे मूलभूत सुविधाओं से वंचित था। मुझे मालूम है, मैं खुद मेरे घर के आहता में स्कूल पढ़ना पड़ा है मेरे को। मैं खुद नदी से 1.5-2 किलोमीटर से कांवड़ में पानी लेके पीने के लिए और गाय बैल पिलाने के लिए पानी लाना पड़ता था, एक हैंड पंप नहीं रहता था, ऐसा स्थिति रहा। लेकिन ये 15-20-24 वर्ष का जो छत्तीसगढ़ का राज्य बने हुआ, और इस 24 वर्ष के छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद ही बस्तर का थोड़ा तस्वीर बदलने लगा है। और मुझे ये भी मालूम है कि बस्तर के लोग एक चपरासी नहीं बन पाते थे, कोई भी कर्मचारी नहीं बन पाते, क्योंकि पढ़ने लिखने लेके स्कूल का कोई भी सुविधा साधन नहीं था। और अगर था तो कुछ जगह जो मुख्य केंद्र हुआ करता था वहाँ स्कूल होता था, वहाँ 20-20, 25-25 किलोमीटर, तो इसलिए कोई पढ़ भी नहीं पाता था। इसलिए इसका कारण ये भी था कि हम लोग शिक्षा क्षेत्र में भी हम वंचित रह गए, ना विकास के क्षेत्र में हम आगे विकास नहीं कर पाए। मुझे मालूम है, जब मध्य प्रदेश शासन के समय गांव के लोगों को इस महीने में, खासकर अक्टूबर-नवंबर में, कनकी चावल नहीं मिलता था हमारे यहाँ के लोग, ऐसा स्थिति रहता था। तो एक प्रकार से गरीबी भी था, ऊपर से शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे, तो जिसके कारण चलते बस्तर का जो स्थिति बहुत ख़राब था। लोकसभा चुनाव में आपने कद्दावर नेता को हराया है, कवासी लखमा, कितनी बड़ी चुनौती थी आपके लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी ऐसा नहीं कहा जाता है, एक राष्ट्रवाद को लेकर संगठनात्मक पद्धति से चलने वाला पार्टी है, आज विश्व के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस जैसी 138 साल पुरानी, 60 साल शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी को हरा सकती है, तो कवासी लखमा कौन होते हैं? और कवासी लखमा जिस क्षेत्र से लगातार चुनाव जीतने का दावा करता है, 7 बार का अपने आप को अजय विधायक बताता था, 1 बार का मंत्री,
और वो तो दावा भी करता था, मेरे को बोलता था, मैं जो उनके सामने मेरा चुनाव के मैदान में हम लोग आमने सामने थे, लोगों के सामने बोलता था कि महेश कश्यप कौन है, महेश कश्यप को कोई नहीं जानता, मेरा कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन मुझे भरोसा था कि बस्तर में मैं भी पैदा हुआ, बस्तर का बेटा हूँ, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के असंख्य देवी देवता मतलब देवतुल्य कार्यकर्ता हैं। दूसरा, बस्तर के लोगों को आज शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, सड़क, बिजली, पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं से, खासकर कोंटा सुकमा क्षेत्र में जो लोगों को आज भी रोड, सड़क, बिजली, पानी से वंचित रखा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? 35 साल विधायक करके क्या किया? और उनके बयानबाजी से वहाँ के युवाओं को जिस प्रकार से अपमान का सामना करना पड़ता था, जैसे वो कभी बोलते थे कि कलेक्टर को कॉलर पकड़ोगे तो नेता बन जाओगे, कभी बोलता था पुलिस को लाठी मार के भगाओ, कभी बोलता था तीर धनुष मार के भगाओ, कभी मोदी को लाठी मारो। इस प्रकार का अशोभनीय जो शब्दों का प्रयोग करते थे, जो उनका बयानबाजी के कारण वहाँ के पढ़े लिखे युवाओं को अपमान होता था। इसीलिए मुझे पूरा भरोसा था, और जब चुनाव परिणाम आया तो मैं जब 55,245 वोट से जीता, सिर्फ जीता ही नहीं, कवासी लखमा को पहली बार कोंटा विधानसभा में भी लगभग 3,800 वोट से हार का सामना करना पड़ा। तो इसलिए मतदाता इस हमारे बस्तर लोकसभा क्षेत्र के जो जागरूक मतदाताओं का ये एक सूझबूझ का परिणाम था। कवासी लखमा को हार का सामना करना पड़ा। ये मतदाता और हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता की ताकत था। सर, बस्तर को पूरे देश में एक नकारात्मक विषय के रूप में देखा गया है। अब आप सांसद हैं, कैसा बस्तर बनाना चाहते हैं आप? देखिए, बस्तर जल, जंगल, ज़मीन, खनिज संपदाओं से भरा, केरल राज्य से बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, इजराइल, बेल्जियम देश से बड़ा क्षेत्रफल बस्तर का रहा है। और बस्तर के खनिज संपदा जल, जंगल, ज़मीन से भरा हुआ है। बैलाडीला का लोहा खदान यहाँ स्थित है। जब अंग्रेज़ों के द्वारा हैदराबाद का निज़ाम को बेचा जा रहा था बैलाडीला का लोहा को, लेकिन हमारे बस्तर रियासत की तत्कालीन महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी और बस्तर के लोगों के सहयोग से उनको हमारे पूर्वजों ने संरक्षित रखा। कांग्रेस जैसा पार्टी के 60 साल के शासनकाल में उनको भी बेच डाला जापान के साथ। और बस्तर में जो विकास होना चाहिए था, बस्तर में जो लोगों को रोड, सड़क, बिजली, पानी जैसे मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए था, नहीं मिला। और इसका जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, कवासी लखमा जैसे व्यक्ति हैं। आपको बता दूं, आज नक्सलवाद यहाँ का सबसे बड़ा समस्या है। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज़ों से, मुग़लों से जल, जंगल, ज़मीन, खनिज संपदा को बचा के रखा। कुछ लोग हमारे यहाँ जल, जंगल, ज़मीन का नारा देके हमारे लोगों को बंदूक पकड़ाया है। बंदूक पकड़ के गोली चलाने में भी हमारे लोग मजबूर हैं। गोली खाने वाला भी हमारा भाई, जेल जाने वाला भी हमारा भाई, जिसके चलते बस्तर का जो छवि पूरे देश में धूमिल हो रहा है। और बस्तर को जिस प्रकार से पूरे देश में प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा नहीं है। बस्तर के लोग शांति चाहते हैं। बस्तर के लोग रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी मूलभूत सुविधा उनको भी ज़रूरत है। और अभी लगातार लोगों के से मांग उठ रहा है कि हमको कैंप चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से, और हमको रोड चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली, पानी। लेकिन कुछ लोग ऐसा नकारात्मक प्रचार करके रखा है कि यहाँ के लोग रोड बनने नहीं देना चाहते, सड़क बनने नहीं देना चाहते हैं, बिजली पहुँच नहीं देना चाहते हैं। और उसके चलते बस्तर पूरे देश में बदनाम है। लेकिन हमारे सरकार का पहला प्राथमिकता है, हमारा डबल इंजन का सरकार है। यहाँ पहला शांति स्थापित करना और उसके बाद विकास, और उसके लिए कोई समझौता नहीं होगा। चाहे उसके लिए साम, दाम, दंड, वेद नीति अपनाना पड़े, हम अपनाएंगे। ये हमारा सरकार का पहला प्राथमिकता। जी सर, आदिवासी बहुल क्षेत्र है सर, वर्तमान में आदिवासियों की स्थिति कैसी है आपके क्षेत्र में? देखिए, आदिवासी हमारा जनजाति बहुल क्षेत्र है, और जनजाति समाज के लोग सदियों से जल, जंगल, ज़मीन, खनिज संपदाओं उनका मुख्य आजीविका का केंद्र रहा है। लेकिन कुछ लोगों के आने के बाद, जैसे जल, जंगल, ज़मीन का नारा देके जिन लोगों ने बंदूक पकड़ाया, उनके चलते आज वहाँ के लोगों को संकट का स्थिति बना हुआ है। वो एक तरफ कुआं, एक तरफ काई का स्थिति बना हुआ है। इसीलिए वो वहाँ के बच्चे पढ़ना लिखना भी चाहते हैं, और वहाँ के बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं। आप जाएंगे सुकमा, कोंटा, बीजापुर, दंतेवाड़ा क्षेत्र में, वहाँ के बच्चे, वहाँ का प्रतिभा आप देखने को मिलेगा, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में। वहाँ के बच्चे अब IAS, IAPS बनने के लिए इच्छा रखते हैं। लेकिन ये जो तथाकथित समाज बस्तर हितैषी लोगों के चलते उन लोगों को उनसे वंचित होना पड़ा है। लेकिन अब हमारे सरकार का पहला प्राथमिकता है, जैसे
नियत नेलानार योजनाओं के माध्यम से वहाँ के युवाओं को केंद्र एवं राज्य सरकार के सभी योजनाओं से उनको जोड़ना और उनका विकास कराना और मुख्य धारा से जोड़ के उनको आगे बढ़ाने के लिए चाहे हमारी सरकार का लगभग नियत नेलानार योजना के माध्यम से सभी गांवों तक कनेक्टिविटी से लेकर रोड, सड़क, बिजली, पानी वो उनको उपलब्ध कराएंगे और उनको रोजगार दिलाएंगे। ये भी योजना हमारा चल रहा है। सर, आप जब चुनाव प्रचार में निकलते थे तो मुख्य मांगे क्या थी लोगों की? देखिए, हमारे यहाँ के मुख्य मांगे रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य तो है ही है। अभी बहुत कुछ हुआ है लेकिन बहुत कुछ बाकी भी है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे लोगों को आज़ादी के 78 वर्ष हो गया है, हमको रेल का सुविधा नहीं है। आज़ादी के 78 वर्ष के अंदर भी कई गांव में अच्छा स्वच्छ पेयजल नहीं मिल रहा है। आज़ादी के 78 वर्ष के अंदर भी हमको अच्छे से शिक्षा नहीं मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारा समस्या है। कई गांव में इतने वर्षों के बाद 70 वर्ष के बाद भी कई गांव में बिजली नहीं मिलता था, बिजली देखे नहीं थे लोग। तो कई गांव में आज भी रोड नहीं देखे, हैंडपम्प नहीं जानते हैं, कुएँ के पानी और झरने के पानी पीने को मजबूर है। ये प्रमुख मांग था और उसके लिए हमारा सरकार संकल्पित है और लगातार निरंतर इस ओर काम कर ही रही है। लेकिन 15 साल हमारे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में हमने किया था। दुर्भाग्य से पिछले 5 वर्ष ये जो 60 साल शासन करने वाले लोग हमारे लोगों को भ्रमित करके 36 वादे करके कई ऐसे लोभलुभाओं ने वादे किए जिसके चलते फंस गए और 5 साल उन्होंने कई घोटाले किए जिसके चलते फिर से 5 साल हम पीछे हो गए हैं। लेकिन फिर से उसको हम आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और हमारे विष्णुदेव साय जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं 7 से 8 गारंटी जो था हमारे मोदी जी का उसको भी पूरा कर चुके हैं। इसलिए अब फिर से पटरी में अभी आने वाला समय में दौड़ने लगेगा और बस्तर का विकास जैसा गति से पिछले 15 साल के शासनकाल में और आगे होगा। बस्तर को नक्सलियों का गढ़ समझा गया है। वर्तमान में उनके प्रभाव में कितनी गिरावट आई है? देखिए, यहाँ के कोई भी व्यक्ति मतलब उनके विचारों से सहमत नहीं है, ना उनके साथ जाना चाहता है। कुछ बाहर के लोग सिर्फ अपना यहाँ मोनोपोली चला रहे हैं और उनके इशारे पे कुछ लोग काम कर रहे हैं बंदूक के नोक के। यहाँ का कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि किसी का परिवार का बेटा मरे, कोई बेटा शहीद हो जाए, किसी को मरना पड़े, किसी को जेल जाना पड़े, कोई नहीं चाहता। लेकिन मजबूरी है। वो जल जंगल जमीन का नारा देखे हमारे कुछ लोगों को बंदूक पकड़ाया और उसके चलते हमारा कुछ लोग जेल भी जा रहे हैं, कुछ लोग गोली भी खा रहे हैं, कुछ लोगों को शहीद होना पड़ रहा है। तो इसीलिए उनके आने से नुकसान तो हुआ लेकिन अब सुधार भी हो रहा है। और हमारा सरकार अभी जैसा ही आदरणीय विष्णुदेव साय जी का सरकार बना छत्तीसगढ़ में लगातार इनकाउंटर भी चल रहा है। अगर हमारे प्रदेश के गृह मंत्री ने तो स्पष्ट कर दिया था जो लोग बातचीत कर तैयार है, जो लोग मुख्य धारा में जोड़ने के लिए तैयार है वो लोग आ जाएं, स्वागत है। अगर उसके बाद भी नहीं मानते हैं तो अंतिम विकल्प वही है साम दाम दंड भेद नीति अपनाना। और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया है 2026 तक हम बस्तर में शांति स्थापित करेंगे और जो यहाँ के लोगों को रोड, सड़क, बिजली, पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ा उसको पूरा करना हमारा पहला प्राथमिकता होगा। उसी लक्ष्य के साथ हम काम कर रहे हैं। नक्सली मानसिकता के लोगों को क्या हमारे माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हैं आप? निश्चित ही बस्तर के अगर वास्तव में चाहते हैं, वास्तव में बस्तर इतिहासी बात जो लोग बात करते हैं तो उनसे मेरा यही निवेदन है। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज़ों से, मुग़लों से हमारे जल जंगल ज़मीन को बचा के रखा, उनकी आवश्यकता नहीं है। वास्तव में उनका वो अगर बस्तर हित में चाहते हैं, बस्तर के लोगों का विकास चाहते हैं, बस्तर के लोगों का हित चाहते हैं तो मुख्य धारा में आ जाइए और वहाँ रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधा पहुँचाने में सहयोग करें और हमारे लोगों को इस प्रकार से भ्रमित करके ना रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और उनसे तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ और हमारे लोग भी जो लोग भ्रमित जिस भी कारण उनके चंगुल में फंसे वो लोग ससम्मान वो घर वापस आ जाए और हमारी सरकार का बहुत सारा पुनर्वास नीति चल रहा है उसके तहत उनका लाभ भी मिलेगा और वो अपने विकास करें और बस्तर जो विश्व का सबसे बड़े एक मैंने बस्तर जो है सबसे बड़ा जल जंगल जमीन खनिज संपदाओं ने प्रकृति ने हमको दिया है उसका सही उपयोग करें और अपना जीवन यापन करें। मूलभूत सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य, सड़क, पानी को सुदृढ़ करने के लिए आपके पास कोई योजना है?
देखिए, हमारी सरकार लगातार शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार बढ़ोतरी कर रही है। जहाँ स्कूल नहीं है, एक समय था 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर स्कूल हुआ करता था, आज हर गांव में स्कूल है। प्राथमिक शाला के बाद मिडिल स्कूल में यूनियन की उसके बाद हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, लगातार अब लगातार कॉलेज बन रहा है, यहाँ मेडिकल कॉलेज आ गया है। ऐसा लगातार हमारा योजना चल रहा है। आदरणीय प्रधान मोदी जी नरेंद्र मोदी जी जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए नल जल योजना संचालित है। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने 5 साल उसको बंटाधार करके रखा है, लेकिन फिर से हम सुधार कर रहे हैं। और जब हम अंदरूनी क्षेत्र की बात करें, अगर वहाँ पानी पहुँचाना है, जब तक वहाँ रोड नहीं होगा तो पानी कैसे पहुँचेगा? वहाँ जब एंड पंप खुदेगा नहीं, बोर नहीं खुदेगा तो पानी देना संभव ही नहीं है। तो सबसे पहला तो रोड होना चाहिए, उसके बाद रोड होगा तो उसके बाद बिजली भी चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा सरकार का योजना है। लेकिन ये जो पहला प्राथमिकता, वहाँ रोड बने, वहाँ बिजली का कनेक्टिविटी पहुँचे, वहाँ स्कूल खुले, वहाँ के लोगों को सरकार के सभी योजनाओं को लाभ मिले, तब जाके वो लोग आगे बढ़ेंगे। ये हमारा सरकार का योजना तो चल ही रहा है। इसके साथ साथ नियत नीलानार योजना जो है स्पेशल, हम अपना अच्छा गाँव की योजना जो चल रहा है, इसके माध्यम से हमारा सरकार काम कर रही है। धर्मांतरण मामले को लेकर आप लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं, मुखर रहे हैं। अब आप सांसद हैं, क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगी? देखिए, धर्मांतरण कोई सांसद या बीजेपी या महेश कश्यप का विषय नहीं है। ये बस्तर के सभी हमारे यहाँ के सभी लोगों का विषय है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमारी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, हमारी जो देव संस्कृति है, रूढ़ी परंपरा है, सदियों से हमारे पूर्वजों ने सुरक्षित रखा। जब बताया जाता है इस देश में 800 वर्ष मुग़लों का शासन रहा, मुग़लों ने इस्लाम कबूल कराने के लिए लोगों को मजबूर करते थे, लेकिन हमारे बस्तर के लोग किसी ने इस्लाम कबूल नहीं किया। अंग्रेज़ों का लगभग 200 वर्ष शासन रहा, किसी ने कोई अपना धर्म छोड़ के कोई ईसाईयत कबूल नहीं किया। लेकिन दुर्भाग्य से आज़ाद भारत के इस 60-70 वर्ष के अंदर हमारे लोगों को सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य के आड़ में कुछ लोग अपनी संस्कृति परंपरा से अलग कर रहे हैं, जिसके चलते गांव-गांव में आपसी तनाव बढ़ रहा है, टकराहट बढ़ रहा है और बस्तर के जो परंपरा है, रूढ़ी परंपरा खंडित हो रहा है। इसलिए ये मेरा महेश कश्यप का या सांसद महेश कश्यप का विषय नहीं है, बस्तर के हर आम आदमी का विषय है। इसलिए बस्तर के लोगों ने पहले अपना अधिकार का जानकारी नहीं था, अब उनको पता चला है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, पेशा कानून है, पेशा ग्राम सभा के माध्यम से अपनी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज को रक्षा करने का अधिकार है और सोपुर्द सब अब समाज के लोग सामने आ चुके हैं और उसका अपना अधिकार को रक्षा करने के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, निश्चित ही अब सांसद मुझे बना दिया है बस्तर के लोगों ने, हमारा सरकार है, तो संवैधानिक रूप से जैसा ज़रूरत पड़ेगा तो नियम, ज़रूरत पड़ेगा तो कानून भी बनाना पड़े तो बनाएंगे। हम सरकार से मांग करेंगे और जहाँ जिस जगह में बात रखना होगा तो वहाँ बात रखेंगे। और ये क्योंकि हमारी जो सनातन परंपरा है, हमारी जो रूढ़ी परंपरा है, सदियों पुराना, इसको संरक्षित करना ज़रूरी है। मुझे मालूम है किसी देश को अगर ख़त्म करना है, उसका संस्कृति ख़त्म कर दो, देश ही ख़त्म हो जाएगा। किसी समाज को अगर ख़त्म करना है, उसका संस्कृति ख़त्म कर दो, समाज ही ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा समाज को, हमारा देश को संरक्षित करना भी हमारा जवाबदारी है, तो ये भी काम हम करेंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो। अगर हम छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति की बात करते हैं तो बस्तर का नाम सामने आता है। यहाँ के पर्यटन को, कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ योजना आपके द्वारा बनाई जा रही है? निश्चित ही बस्तर, विशालकाय बस्तर, यहाँ कला, संस्कृति, पर्यटन का बहुत संभावना है। हमारा विश्व का ऐतिहासिक नियाग्रा के रूप में हमारा चित्रकूट जलप्रपात है, तीरथगढ़ है, कोटुमसर गुफा है, ऐसे अनेकों जगह है और विश्व प्रसिद्ध दशहरा यहाँ मनाया जाता है। मैं समझता हूँ भारतवर्ष में एक कुल्लू मनाली का दशहरा बड़ा दशहरा माना जाता है, मैसूर का दशहरा, उसके बाद हमारा बस्तर का जो कि 75 दिन का दशहरा है। और इस दशहरा में विशाल का एक साल वृक्ष का लकड़ी का निर्माण होता है और इस दशहरा का विशेषता है सामाजिक समरसता का मिसाल है, क्योंकि बस्तर में रहने वाले सभी समाज को एक एक जवाबदारी जब रियासत काल में सौंपा गया था, उसी जवाबदारी को निर्वहन करते हुए आज भी विश्व प्रसिद्ध दशहरा मनाया जाता है। और सौभाग्य से विश्व प्रसिद्ध दशहरा समिति का अध्यक्ष पदेन सांसद होते हैं, तो मुझे इस वर्ष स्वयं को दशहरा समिति का अध्यक्ष रूप में काम करने का सौभाग्य मिला और अपने देश विदेश से लेकर बस्तर से लेकर पूरे देश के लोग
इस दशहरा में विदेशी पर्यटक भी लोग आए और इस दशहरा का आनंद लिए। और इस वर्ष का दशहरा में हमारे संस्कृति एवं पर्यटन मंडल के द्वारा यहाँ बस्तर मंडई एवं हमारे स्व सहायता समूह के माता बहनों के द्वारा निर्मित प्रोडक्ट का यहाँ सारस मेला का भी आयोजन किया गया था और देश विदेश से भी कलाकार आए थे, और जिससे एक प्रकार से ऐतिहासिक दशहरा संपन्न हुआ। इसलिए बस्तर में पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देना भी हमारा दायित्व है। और राम वनगमन पथ के माध्यम से भी हम, क्योंकि भगवान राम 14 साल का वनवास काल में 12 वर्ष दंडकारण्य क्षेत्र में विचरण का वर्णन आता है और बस्तर भी उस दंडकारण्य क्षेत्र के वन के क्षेत्र में आता है। तो कुल मिला के बस्तर में संस्कृति एवं पर्यटन को बढ़ावा देना भी हमारा पहला प्राथमिकता होगा, सरकार का हमारा पहला प्राथमिकता है। सर, अगर नक्सली मानसिकता को ख़त्म करना है तो शिक्षा की महत्ता बहुत ज़रूरी है। शिक्षा को बढ़ावा लेकर बस्तर में क्या कुछ काम होने वाला है? देखिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार आने के बाद एक आंगनबाड़ी से लेकर प्राथमिक शाला, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल उन्नयन करते हुए हायर सेकेंडरी तक हमने कर दिया है। और अब जगह जगह कॉलेजेस भी खुल रहे हैं। हर ब्लॉक स्तर में लगभग कॉलेज खुलने जा रहा है। आपको यहाँ बकावन, मैं कहीं ऐसा नाम ले सकता हूँ। तो इसलिए एक समय था कि बस्तर संभाग मुख्यालय में सिर्फ कॉलेज हुआ करता था, और बस्तर संभाग मुख्यालय बोलने से केरल राज्य से बड़ा बस्तर का क्षेत्रफल है। आप सोच सकते हैं कि कैसा पढ़ते रहे होंगे। लेकिन आज सभी 7 जिला बन चुका है बस्तर जिला, और उसमें से लगभग सभी ज़िलों में कॉलेजेस खुल गया है। और इसके अलावा और भी कई ऐसे इंग्लिश, जैसे अपना सुकमा बीजापुर क्षेत्र में प्रयास जैसे स्कूल खुल चुके हैं, एकलव्य विद्यालय खुल चुका है। ऐसे कई ऐसे विद्यालय खुल रहे हैं जिसके अपना एजुकेशन अब हमारे दंतेवाड़ा में, जाऊंगा में खुल चुका है। तो ऐसे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे ऐसे सरकार का योजना है। और अभी इस 5 वर्ष में आपको देखने को मिलेगा और भी कई जगह कॉलेजेस खुलने वाले हैं। हमारे बीजापुर में मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है, तो हमारे दंतेवाड़ा जिला में मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है। तो इस प्रकार से हर क्षेत्र में हमारे सरकार का पहला प्राथमिकता के साथ सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास हो, स्वास्थ्य भी का भी व्यवस्थित हो, यह हमारे सरकार निरंतर काम कर रही है। स्थानीय उद्योगों को और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार MSME जैसी योजना चला रही है। क्या यहाँ की जनता उस योजना का फ़ायदा उठा पाती है? निश्चित ही सरकार के द्वारा बहुत सारे योजना संचालित है, और उस संचालित योजनाओं को क्रियान्वयन के लिए हमारी सरकार प्रयत्न भी कर रही है। उसके लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, मिनी लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई ऐसे उन्होंने प्रोजेक्ट बना के रखा है, और यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। जैसे हम यहाँ वनोपज का भी बहुत बड़ा केंद्र है, तो उसका भी कई प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। तो इसके लिए भी प्राथमिकता के साथ हमारी सरकार प्राथमिकता देगी, और काम करने के लिए भी लोग इच्छुक हो रहे हैं। और अभी कई स्व सहायता समूह के माताएं भी इस ओर आगे बढ़ रही हैं। अभी मैं वही बता रहा था कि सारस मेला का आयोजन किया गया था, सरस मेला का। उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के जो स्व सहायता समूह के द्वारा निर्मित कई प्रोडक्ट का यहाँ लाखों करोड़ों की रुपए में का बिक्री हुआ है। हमको जानकारी मिला, मैं भी बड़ा आश्चर्य हुआ। पहली बार ऐसे आयोजन सरकार के द्वारा होता है, और उसमें उन लोगों को भी लाभ मिलता है, सरकार को भी उसका इसमें श्रेय जाता है। अभी करोड़ों की यहाँ बिक्री हुआ है इस दशहरा में। तो इसलिए इसको बढ़ावा देना हमारा सरकार का पहला प्राथमिकता, और इस ओर बहुत लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। एक सवाल हम हर सांसदों से पूछते हैं, क्या आप सांसद निधि के पैसे में पारदर्शिता रखते हैं? आपके द्वारा किया गया काम का विवरण क्या जनता तक पहुंचती है? निश्चित ही कोई भी निधि हो या कोई भी सरकार का योजना संचालित होता है, उसमें पारदर्शिता ही प्राथमिकता होना चाहिए। और हम तो पहली बार सांसद बने हैं, और अभी हमारे सांसद निधि का जिस प्रकार आपने पूछा, तो इसमें किसी
प्राइवेट व्यक्ति तो दे नहीं सकते, ना इसके लिए कोई अलग एकदम ऑनलाइन अपलोड होता है। और जो भी होगा, जो वास्तव में ज़रूरत है शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, हमारे युवाओं को खेल प्रोत्साहन देने के लिए, और ऐसे बहुत सारे योजनाओं जो क्राइटेरिया में आता है उसको हम देंगे और पूरा पारदर्शिता देंगे, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। जी सर, कुछ सवाल और ठीक। झीरम घाटी हत्याकांड हर साल चुनावी मुद्दे में रहती है, पूरे प्रदेश की नज़र आपके ऊपर है, क्या ये जांच है वो निष्पक्ष होने वाली है आने वाले दिनों में? देखिए, दुर्भाग्य से झीरम जैसा कांड हुआ जिसमें हमारे प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं का शहादत हुआ, उन दिव्य आत्मा को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। लेकिन इसका जगत जिम्मेदार आप देखेंगे तो जो लोग लगातार जांच का मांग करते हैं, जो लोग झीरम कांड को का राजनीति करते, तो इसका जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं वही लोग हैं। जो कवासी लकमा 7 बार का MLA उसी क्षेत्र से चुनाव जीतता आ रहा है और वो मंत्री भी रहा है, उनका 5 साल का शासन भी रहा है। जब झीरम कांड हुआ उसी घटना में वो कवासी लकमा जैसा व्यक्ति भी सम्मिलित रहता है और इतने नेताओं का शहादत होता है, वहाँ से चाबी ऑन किया हुआ मोटरसाइकिल उनको मिल जाता है। अब आपसे एक सोचिए कि चारों तरफ हमला मतलब घेर के इतने लोग को मार सकते हैं, तो वो कैसे भाग सकता है? तो ये एक सोची समझी रणनीति के तहत ही हुआ, ऐसा तो मेरे को वो जांच का विषय है। लेकिन वहाँ से मोटरसाइकिल कहाँ से आ गया और कैसे भाग गए, तो इस प्रकार के एक सबसे बड़ा प्रश्न तो यही खड़ा होता है। तो इसलिए इसका जांच तो होना चाहिए और दूध पानी का पानी स्पष्ट होना चाहिए, और जो भी दोषी होगा उसको कठोर से कठोर सज़ा होना चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार के अगर राजनीतिक षड्यंत्र का तत्व हुआ है तो उनके ऊपर उनको सज़ा होना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसा कोई कर ना सके। तो ये दुर्भाग्यजनक घटना था, तो ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। सर, आदिवासी बच्चों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं होती, चूँकि आप खेल से लगातार जुड़े हुए हैं, क्या उनको खेल के रूप में खिलाड़ियों के रूप में देखा जा सकता है यहाँ के बच्चों को? निश्चित ही बस्तर, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि एक समय बस्तर को काला पानी से सज़ा माना जाता था, लेकिन आज निरंतर बस्तर विकास कर रहा है, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे और रोड, सड़क, बिजली, पानी की शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी भी क्षेत्र में। आपको बता दूं, बस्तर के जो मलकम के हमारे खिलाड़ी हैं, नारायणपुर क्षेत्र के, आज मलकम जैसा खेल में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर में प्रथम अभी वो लोग जीत के आए हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर में उनका प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी मुझे पता चला कि वो इटली जाने वाले हैं। इसी प्रकार से हमारे यहाँ कबड्डी हो, खो हो या अन्य जितने भी खेल है, उस क्षेत्र में भी यहाँ के बच्चे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी पहुँच चुके हैं। अभी हॉकी जैसा टीम में खेलो इंडिया के माध्यम से यहाँ एक कुछ लड़का और लड़कियों का टीम, हमारे बालक बालिका का टीम का यहाँ प्रशिक्षित किया गया, और वो बच्चे, यहाँ के बच्चे राज्य स्तर में प्रथम आते हैं और नेशनल गेम में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ के लोग, अब बच्चे भी को ऐसे उनका प्रतिभा का प्रदर्शन करने को मिल रहा है और वो आगे बढ़ रहे हैं, और आगे आपको देखेंगे और भी सरकार के द्वारा जो चलाया जा रहा है, जिसका लाभ उनको मिल रहा है, तो वो आगे और बढ़ेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बनने के बाद, भाजपा की सरकार बनने के बाद आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, चाहे हम बलौदाबाजार की बात करें, सूरजपुर की बात करें या कवर्धा की। देखिए, कांग्रेस को ऐसे भी पूरा देश के लोगों ने नकार दिया है, इसीलिए उनको अब तो राजनीति उनके लिए तो सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए विपक्ष का भूमिका निभाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं विपक्ष में रह के भी क्या करेंगे, क्योंकि हमारे सरकार, चाहे केंद्र के सरकार और राज्य सरकार, कभी हमारे ऊपर आरोप लगा नहीं सकते। इसीलिए इस प्रकार के एक प्रकार से घटनाओं के माध्यम से, और कहीं ना कहीं ये जितने घटना आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में हो रहा है, दुर्भाग्य से इनका कहीं ना कहीं उनको आंत इसमें सामने आ रहा है। चाहे कवर्धा का कांड देखेंगे या जितने भी घटना हुआ है, तो कुल मिला के ये लोग बस्तर या छत्तीसगढ़ को अशांत करना चाहते हैं और सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग, बस्तर के लोग जानते हैं कि किसके पीछे किसका हाथ है और क्या चाहते हैं। अभी एक घटना में NSY का कोई सूरजपुर का घटना में उनका हाथ आ रहा है, अपना कवर्धा वाला मामले में वहाँ का विधायक का हाथ है। तो इस प्रकार से कांग्रेस के लोग इस प्रकार से बदनाम करने का कोशिश करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है कि कौन किसके हाथ में छत्तीसगढ़ सुरक्षित है, किसके हाथ में छत्तीसगढ़ का विकास होगा।
उनके बोलने से या उनका आरोप लगाने से कुछ होना जाना नहीं है। महेश कश्यप जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहाँ तक है? देखिए, महत्वाकांक्षा हमारा राजनीति कभी रहा है नहीं रहा है, ना आगे रहेगा। हम समाज हित में, देश हित में, राष्ट्र हित में, बस्तर हित में जो जैसा काम होगा वो काम करते रहेंगे। और वो हमारे जनता का ऊपर जनता का प्रेम हमारे पास बना रहेगा। और हमारे जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, जैसे मेरे जैसा सामान्य गांव गरीब किसान का बेटा को सांसद का प्रत्याशी बना सकता है, और बस्तर के लोग सर आंखों में बिठाते हुए मुझे एक 7 बार का अजय विधायक को हरा के मुझे सांसद बना सकते हैं, तो उनका आशीर्वाद बना रहेगा। तो हम जब तक सेवा करने का मौका देंगे करते रहेंगे। उसमें अपना राजनीतिक इच्छा का बात नहीं है, वो जब तक चलेगा चलेंगे। अगर आप राजनीति में नहीं होते तो क्या कर रहे होते? देखिए, मैं तो शुद्ध रूप से किसान का बेटा हूँ, और अभी भी मैं हल चला सकता हूँ, ट्रैक्टर चला सकता हूँ, फावड़ा चला सकता हूँ, और ईश्वर का कृपा है, भगवान का कृपा है, मैं सभी काम में पारंगत हूँ। मैं बढ़ाई का भी काम कर सकता हूँ। आपको मैं ऐसा मौखिक नहीं बोल रहा हूँ, मैं करके दिखा सकता हूँ, करता भी हूँ। मैकेनिक भी काम कर सकता हूँ। हमारे पास ऊपर वाले ने सभी हुनर दिया है। किसी भी क्षेत्र में हम काम करेंगे, करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। जी सर, जाते जाते अपने क्षेत्र की जनता को कोई संदेश देना चाहें हमारे माध्यम से? बस बस्तर के क्षेत्र के जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि हमारे डबल इंजन का सरकार है। आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में साय हमारा काम हो रहा है। मोदी जी का गारंटी हमारे साथ है, और निरंतर छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। और अभी हमारे बस्तर में अब विश्व प्रसिद्ध दशहरा भी संपन्न हो चुका है, जिसमें भी बस्तर के लोगों का सभी समाज का से लेकर सभी लोग का योगदान सहयोग रहा है, और निर्विघ्न रूप से संपन्न हो चुका है। हाँ, बस्तर में एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो अशांत फैलाना चाहते हैं, जिसके चलते बस्तर बदनाम है, उस ओर भी सरकार कदम बढ़ा चुकी है। तो इसलिए बस्तर के लोगों को सरकार के प्रति और हमारा जैसा विश्वास बना के रखा है वैसी बना के रखे। और अभी दीपावली भी आने वाला है, सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं बधाई देता हूं। और इस प्रकार से बस्तर के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ का विकास के लिए अपना जैसा सहयोग बना के रखें, ऐसा बनाए रहे, तो हम उनके आशीर्वाद से, उनके समाज के मार्गदर्शन से हम काम करते रहेंगे, और छत्तीसगढ़ के साथ साथ बस्तर का भी विकास होगा। हमारे साथ मौजूद थे महेश कश्यप जी, जो वर्तमान में बस्तर के सांसद हैं। बस्तर देश का सबसे चर्चित लोकसभा सीट है। साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार हम फिर किसी कद्दावर नेता को आपके सामने लेकर आएंगे, उनके जीवन के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।